Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about excretion in animals. It is the elimination of waste metabolites. Several products may be included in the list of excretory product. हम क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन इन एनिमल का मतलब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स. ये आप लोग अपनी बुक पे एज इट इज़ आपके पास लिखा हुआ है, आपने वहाँ से भी अंडरलाइन कर लेना है. अब अगर हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ वाटर एंड साल्ट. अब जब वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी ऑर्गेनिज़म के पास मौजूद होती है तो तब उसके जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोस्मोटिक कंडीशन में होता है. तो तब वेस्ट मटेरियल जो होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर होगा. जब हम लोग बात करते हैं साल्ट की, तो जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रिस्ट्रिक्ट सप्लाई होती है वाटर की तो तब वो रिमूवल करता है साल्ट का. तो तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, दैट इज़ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो साल्ट होगा. तो दो मेजर थिंग्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है. ड्यूरिंग द हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ लेबल्ड एज वाटर एंड ड्यूरिंग द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट इज़ साल्ट. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं कुछ इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होते हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेटाबोलाइट्स. अब जब अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म होती है तो तब NH2 ग्रुप जो होता है वो रिलीज़ होता है, डीअमाइनेशन इसकी होती है. या तो ये इसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको रीयूज़ किया जाता है, या फिर इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है. अब अगर अमाइनो ग्रुप हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया है, इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है, तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिफिकेशन काज करता है. तो इसलिए नाइट्रोजन का रिमूवल बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो तब CO2 और H2O प्रोड्यूस होती हैं, जो कि जब हम सांस लेते हैं CO2 को हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो एज अ ब्लेसिंग मिल जाती है प्लांट्स को. और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से लेमिनेट करते हैं और वो एज अ ब्लेसिंग हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए मिल जाती है. जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो तब वेस्ट नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज़ की जाती है. अब ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इसका रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी. अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो कन्वल्यूशंस काज करती है, कोमा काज करती है, और डेफिनेटली इवेंचुअली जो कोई भी पर्सन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी. कन्वल्यूशन सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है बॉडी के मसल्स की, और उसके अलावा कोमा जो है उसको लिटिल डेथ कहते हैं. इंसान जो है वो कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहता. उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग अगर पढ़ते हैं एक्सेसिव नाइट्रोजन जो है कैसे एक्सक्रीट की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म. तो ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बॉडी से एलिमिनेट होती है. अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? अमोनिया रिलीज़ करेंगे. जो ऑर्गेनिजम्स जो है मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में रहते हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे. और इससे इनमें मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं, बोनी फिशेज़ हैं, जिनकी बॉडी का एनवायरनमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करेगा तो वो यूरिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेंगे. और इसी तरह बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये यूरिक एसिड के. अब ज़रूरी नहीं है कि इनकी बॉडीज़ का जो इन्वायरमेंट है वो सेम हो. अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड ये अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, यूरिया को रिलीज़ करते हैं और यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेसिव नाइट्रोजन की, कि अगर एक्सेसिव नाइट्रोजन मौजूद है तो कैरेटिनिन की फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाएगी, कैरेटिन की फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाएगी, और ट्राईमिथाइलअमीन ऑक्साइड की फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाएगी. ठीक है. अब कैरेटिनिन के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है, कैरेटिन के अंदर भी मौजूद, ट्राईमिथाइलअमीन ऑक्साइड के अंदर भी मौजूद हो. ठीक है. फिर उसके अलावा जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी रह जाती है नाइट्रोजन की वो इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स रिलीज़ हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बच्चों बताया है, अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में ये बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक कंपोनेंट है। अब अमोनिया कौन से ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? जो कि अमोनिया इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल्स इनहेबिटिंग द एक्वेटिक हाइपोटोनिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर फिशेस के पास हाइपोटोनिक कंडीशन, इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मौजूद होता है, एक्वेटिक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को इनहेबिट कर रही हैं। अब अगर 500 मिलीलीटर वाटर मौजूद है तो तब जाके 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव की जाएगी, और किस फॉर्म में रिमूव होगी? वो अमोनिया की फॉर्म। इन्वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस वगैरह इसके थ्रू अपना जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है यूरिया इन द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। जब वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होगी तो यहाँ पे 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए, और ये किस फॉर्म में होगा? ये भी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया होगा। जब हम लोगों ने बात की है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर की, तो तब यहाँ पे अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन रिलीज़ होगी। जब हम लोग बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर की, यानी कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, तो तब हमें चाहिए 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड है एलिमिनेट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जब शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर है तो एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड। और यहाँ पे सिर्फ 1 मिलीलीटर रिक्वायर्ड है वाटर एलिमिनेट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ये आप लोगों के सामने मैंने 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जब वाटर की एक्सेसिव सप्लाई मौजूद होगी तो अमोनिया रिलीज़ किया जाएगा, जब वाटर की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी तो यूरिया रिलीज़ किया जाएगा, और जब वाटर की शॉर्ट सप्लाई होगी तो तब इनके पास यूरिक एसिड रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे जाके हम इनको मज़ीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ यूरिया साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। सबसे पहले होता क्या है, साइकिल में इंटर होता है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तो ये कन्वर्ट होता है सिट्रोलीन में। जब सिट्रोलीन से ऑनवर्ड साइकिल चलेगा, अमोनिया दोबारा इंटर होगा, नाइट्रोजन दोबारा एक इंटर हो गया साइकिल के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनोसक्सीनेट के अंदर। आर्जिनोसक्सीनेट नेक्स्ट साइकिल में आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो यूरिया का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। आर्जिनेज एंजाइम के एक्ट करने के बाद आर्जिनिन कन्वर्ट होगा और ऑर्निथीन में, ऑर्निथीन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रोलीन, और ये साइकिल दोबारा हम लोग। व्हाट डू यू नो अबाउट यूरिया साइकिल? ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जैसे बच्चों मैंने आपको सबसे पहले बताया है अमोनिया रिलीज़ किया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स से, और एक्वेटिक एनिमल्स के पास हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को इनहिबिट करते हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे अमोनिया को रिलीज़ करेंगे। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 500 मिलीमीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद और डेफिनेटली इनके पास वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मौजूद होती है। फिर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई की तरफ जब हम आ जाते हैं तो इनके पास यूरिया रिलीज़ किया जाता है। फिर जब हम लोग शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे यूरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की भी हम लोग बात कर चुके हैं कि इनके पास यूरिक एसिड की फॉर्म में मौजूद होता है। फिर दोबारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑन द बेसिक ऑफ देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हम लोगों ने कि अमोनियोटैलिक एक्सक्रीट अमोनिया,
यूरियोटैलिक एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया एंड द यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट यूरिक एसिड। फिर आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को एलेबोरेट कर सकते हैं। पहले आपने डिफरेंस लिखा ऑन द बेसिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट, अब आप लोग इनका डिफरेंस लिख सकते हैं ऑन द बेसिक ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑन एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास वाटर की सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में लेते हैं। जिनके पास वाटर की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं और वो यूरिया की फॉर्म में। और ऐसे एनिमल जिनके पास शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर होती है वो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास मैंने आगे प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है। अमोनियोटैलिक एनिमल दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड द मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स आर नोन एज अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यूरियोटैलिक एनिमल्स दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट मोस्टली एज यूरिया एंड यूरियोटैलिक, फॉर एग्जांपल मैमल्स। अब उसके बाद लास्ट वन जो आपके पास है वो यूरिकोटैलिक है, जो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अब रिमूविंग यूरिक एसिड बाय सेल्स आर ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों अगर हम आज के लेक्चर को सम अप करें तो हम लोगों ने वेस्ट मेटाबोलाइट्स पढ़े हैं विद इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लोग जो एनिमल्स हैं ये वेस्ट नाइट्रोजन निकालते हैं अपनी बॉडी से। फिर हमने दो इन्वायरमेंट्स पढ़े कि हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट होता है और एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। ड्यूरिंग द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वाटर एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्ट करता है और ड्यूरिंग द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट साल्ट एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्ट करता है। फिर जब अमाइनो एसिड्स डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है, कैटाबोलिज्म होती है अमाइनो एसिड की, तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ये नाइट्रोजन को कंटेन करता है। फिर इस नाइट्रोजन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर इंटॉक्सिफिकेशन काज करता है, कन्फ्यूजन काज करता है, कोमा है और फाइनली किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। फिर उसके अलावा हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पढ़ा कि अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमोनियोटैलिक जो कि अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, यूरिकोटैलिक जो कि यूरिया को रिलीज़ करते हैं और यूरिकोटैलिक जो कि यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। अब उसके बाद जो एंड ऑफ द टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म ने अडॉप्ट की अपने एक्सक्रीशन के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये दो हैं। एक तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की केमिकल नेचर को चेंज किया गया, जैसा कि बच्चों हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक एंड ऑर्गेनिज्म को, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ के आए हैं। तो ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी इन्होंने चेंज कर दी है। अमोनियोटैलिक अगर उनके पास ज़्यादा वाटर है तो वो ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी को वेस्ट करें। अगर उनके पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो उन्होंने अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को इस तरह मैनेज कर दिया। अगर उनके पास शॉर्ट सप्लाई है तो उन्होंने अपनी बॉडी के इस तरह मैनेज कर लिया। तो ये भी एक एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है विद इन ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ एडाप्टेशन को देखें तो ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको एक्सक्रीशन में हेल्पफुल करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रॉन, ये सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं जो कि उसको एक्सक्रीशन में हेल्पफुल करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे। हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। हम लोग हाइड्रा के अंदर पढ़ेंगे, प्लेनेरिया के अंदर, अर्थवर्म और कॉकरोच के अंदर पढ़ेंगे। फिर अल्टीमेटली हम ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।